डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की हमारी वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यूज़ को। और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यूज़ में आज हम डिस्कस करेंगे सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़। मैक्सिमम स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मुझे टेक्स्ट किए थे कि सर आप एक ऐसी वीडियो बनाओ कि जिसमें हमें ये मालूम हो सके, हमें ये अंदाज़ा हो सके कि हमने सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़ को किस तरह समझना है और उसको किस तरह सही तरीके के साथ सॉल्व करना है। क्योंकि नर्सिंग के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें अक्सर एमसीक्यूज़ आते हैं सिनेरियो बेस्ड और स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती है उनको समझने में और उसको अच्छी तरीके के साथ सॉल्व करने में। तो आज की ये जो हमारी 10 मिनट की शॉर्ट सी वीडियो है इसमें हम आप लोगों को डिटेल के साथ ये समझाएंगे कि आप लोगों ने सिनेरियो बेस्ड टाइप एमसीक्यूज़ को किस तरह समझना है और उसका किस तरह एक अच्छा सा आंसर ढूंढना है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम एमसीक्यूज़ को। तो फर्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, सबसे पहले तो सिनेरियो बेस्ड जो एमसीक्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने का पहला तरीका ये है कि आपने उस एमसीक्यूज़ को एक दफ़ा रीड करना है। अगर आपके जहन में उसका आंसर ना आए तो आपने आगे जाना है और जो सिंपल एमसीक्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पे किसी चीज़ की डिफिनीशन है या कोई वैल्यू है या कोई साइंटिस्ट का नेम है या कोई प्रोसीजर का नेम है, तो सिंपल एमसीक्यूज़ आपने एक दफ़ा सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होता है सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़ को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले जब आप सिंपल एमसीक्यूज़ का मतलब सॉल्व कर लेते हो तो आपके पास जो टाइम बच जाता है 30 मिनट 25 मिनट, तो वो आपसे 8 या 10 या 15 सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़ को आप दे दो, उसमें से आपके वो एमसीक्यू जो हैं वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास हैं कि द नर्स हैज़ एडमिनिस्टर्ड एन एंटीबायोटिक, a proton pump inhibitor and Pepto-Bismol for peptic ulcer disease secondary to H. pylori. Which data would indicate to the nurse that medication are effective? तो अब आप लोग इस एमसीक्यूज़ को समझें। ये एमसीक्यूज़ ये कहती है कि आपने एक पेशेंट को, आपके पास एक पेशेंट है, आप एक नर्स ने उस पेशेंट को एंटीबायोटिक लगाए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो हमारे पास ओमेप्राजोल इमेप्राजोल हैं जो आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा वो लगाए। इसके बाद पेप्टोबिस्मल जो हमारे पास ये भी क्या है, ये भी गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह की डिजीज़ में या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो ये 3 मेडिसिन एक नर्स ने लगा ली है पेशेंट को। क्यों? क्योंकि उस पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डिजीज़ थी, सेकेंडरी एच पाइलोरी इन्फेक्शन था। अब वो नर्स क्या है, वो नर्स उस पेशेंट में ऐसा कौन सा जो है वो नोट करेगी या कौन सा डेटा कलेक्ट करेगी जो उसको बताएगा कि जो आपने मेडिसिन लगाए थे पेशेंट को वो इफेक्टिव हुए। सही है, मैं फिर समझा दूं। एक नर्स है, उसने ये मेडिसिन लगा लिए जिसमें एंटीबायोटिक है, जिसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जिसमें पेप्टोबिस्मल है। ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के साथ एक पेशेंट है, एच पाइलोरी की वजह से उसको पेप्टिक अल्सर हुआ है और ये मेडिसिन उसको लगा लिए। अब वो कौन सा डेटा है या वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो पेशेंट से नर्स लेगी और वो इंफॉर्मेशन ये शो करेंगे कि ये मेडिसिन पेशेंट के लिए इफेक्टिव है। अब फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है अ डिक्रीज इन अल्कोहल इनटेक। अब डिक्रीज इन अल्कोहल इनटेक ये तो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि ये मेडिसिन आपके हैबिट को चेंज नहीं करती। सेकंड, मेंटेनिंग अ बैलेंस डाइट, तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। ब्लेंड डाइट हमारे पास है तो डाइट के साथ तो इन मेडिसिन का कोई लेना देना नहीं है। अ रिटर्न टू प्रीवियस एक्टिविटीज, ये भी रॉन्ग है क्योंकि आपके गैस्ट्रिक अल्सर की ऐसी या पेप्टिक अल्सर में आप इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते अक्सर तौर पे कि आप अपने एक्टिविटी परफॉर्म ना करो। डी ऑप्शन क्या है, अ डिक्रीज इन गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, कि आपका जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जो गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस है, जो स्टोमिक बर्निंग वगैरह है, वो उसमें कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को स्टॉप कर लो और अपने जहन में सोचो कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास जो करेक्ट है वो क्या है, वो डी आंसर है।
क्योंकि वो ऊपर जितने भी मेडिसिन दिए गए थे वो किस चीज़ के थे, वो गैस्ट्रिक के थे। तो जो सिनेरियो बेस एमसीक्यूज होता है उसमें बाकी कुछ भी नहीं होता, सिंपल सी वो बात होती है, लेकिन उसको थोड़ा मिक्स करके एग्जामिनर ने बयान की होती है और फिर आप लोग बड़े स्टेटमेंट को देखकर घबरा जाते हैं और एमसीक्यूज आप लोगों से फिर गलत हो जाता है। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस में कमी आ जाएगी ना, क्योंकि उसको जो एंटीबायोटिक मिल रहा है, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मिल रहा है, जो पेप्टोबिस्मिल मिल रहा है, ये तमाम की तमाम गैस्ट्रिक मेडिसिन है जो गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक जो डिस्ट्रेस वगैरह को कवर करते हैं, कम करते हैं। अब सेकंड एमसीक्यूज है कि द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डायबिटीज इंसिपिडियस। एक क्लाइंट है, एक पेशेंट है, उसको डायबिटीज इंसिपिडियस है, तो एक नर्स उसका क्या करती है, उसको केयर दे रही है, मतलब ये उसके अंडर केयर है। The nurse understand that the client may develop fluid volume deficit because in diabetes insipidus। तो नर्स जो है वो ये डायग्नोज भी बना सकती है, वो ये क्या है कि वो ये चीज़ें क्या कर सकती है, वो अंडरस्टैंड भी करती है कि मेरा जो पेशेंट है उसमें फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको डायबिटीज इंसिपिडियस है। तो फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट क्यों आएगा? ए ऑप्शन, फ्लूइड इज शिफ्टेड टू थर्ड स्पेसिंग। बी ऑप्शन हमारे पास है, इनसेंसिबल लॉस ऑफ फ्लूइड अकर थ्रू स्किन। सी ऑप्शन है, वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू डायरेसिस। डी ऑप्शन है, वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो देखो डायबिटीज इंसिपिडियस के जो साइन सिम्टम थे उसी ही में ये चीज़ लिखी है कि उस पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट आएगा। क्यों फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट आएगा? क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडियस में नॉर्मल से ज़्यादा यूरिन एक पेशेंट पास करता है। जब नॉर्मल से ज़्यादा यूरिन पास होंगे तो लाजमी बात है बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आएगी, फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी ऑप्शन। और ये चीज़ डायबिटीज इंसिपिडियस अगर आपने पढ़ा हो तो उसके साइन सिम्टम में लिखा होगा, तो ये उसका एक साइन सिम्टम है, लेकिन इन्होंने उसको एक सिनेरियो का शक्ल दिया है कि एक नर्स है, उसके साथ वो मरीज है और वो मरीज डायबिटीज इंसिपिडियस का है। हालांकि ये सिंपल सा उसका एक साइन है या एक सिम्टम भी आप कह सकते हो कि उस पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट आएगा, वो डायरेसिस की वजह से, मतलब यूरिन उसका ज़्यादा रिलीज होगा, ज़्यादा से वो एक्सक्रीट होगा और उससे उस पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट आ सकता है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए ये एमसीक्यूज आपके एसिड बेस बैलेंस से ली गई है कि द नर्स अंडरस्टैंड दैट अ क्लाइंट विद इलियास्टोमी लूज large amount of bicarbonate ion, so this client will be at risk for which acid base disorder। देखो एक पेशेंट है, उसकी इलियास्टोमी हुई है, मतलब इलियम पार्ट जो होता है इंटेस्टाइन का वो रिमूव किया हुआ है। अब ये पेशेंट क्या है, इसके बॉडी से बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट लॉस होता है। अब ये पेशेंट जो है ये किस एसिड बेस डिसऑर्डर का वो शिकार हो सकता है? ये ऑप्शन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बी ऑप्शन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, सी ऑप्शन रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, डी ऑप्शन रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। तो ये वीडियो आप यहाँ पे स्टॉप करके सोच लें, मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट वो अल्कलोसिस काज करता है। बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू 22 से लेकर 26 मिली इक्विवेलेंट्स तक है। अब अगर एक पेशेंट की बॉडी से बाइकार्बोनेट रिलीज होता है तो क्या होता है कि वो एसिडोसिस की तरफ जाएगा, और चूंकि बाइकार्ब की वजह से तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हैं। ये आप जो है इसको याद रख लें। अब देखो एसिड बेस इम्बैलेंस का जो आप लोगों का यूनिट है वो एचएन में भी है और पैथोफिजियोलॉजी में भी है। तो उसमें क्या है, उसमें जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के क्या होंगे कि अगर एक पेशेंट का बाइकार्ब कम हो, अब इलियास्टोमी की वजह से उसके बॉडी से बाइकार्ब बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो ये क्या है, ये आपके पास एक इंडिकेशन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है। तो देखो सिंपल मेटाबॉलिक एसिडोसिस का एक पॉइंट उन्होंने लिखा है कि बाइकार्ब रिलीज हो रहे हैं बॉडी से, मतलब बॉडी में उसकी कमी आ रही है। तो जब बाइकार्ब कम होते हैं तो पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता है।
और जो लास्ट एमसीक्यूज है इस वीडियो का कि द क्लाइंट विद एक्यूट रेनल फेल्यूर हैज सीरम पोटाशियम ऑफ 6 मिली इक्विवेलेंट, द नर्स विल प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रायोरिटी एक्शन। देखो एक मरीज हमारे पास है, उसको रेनल प्रॉब्लम है, अब उसका पोटाशियम 6 मिली इक्विवेलेंट्स तक पहुंच गया है, सही है। अब हमारे पास कौन सी प्रायोरिटी एक्शन होगा जो हम चेक करेंगे? आया हम सोडियम लेवल चेक करेंगे, आया इस पेशेंट के लिए हम जल्दी से कार्डिक मॉनिटर अटैच करेंगे, आया इस पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों वाला फूड खाए, या इस पेशेंट को क्या करेंगे कि हम उसको 500 ml एक्स्ट्रा फ्लूइड देंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, तो इसको सिंपल से समझे कि पोटाशियम की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 5 तक है, यहाँ पे पोटाशियम बढ़ गया है। जब पोटाशियम बढ़ता है तो वो एरिथमिया काज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। अब अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है, चाहे उसको जो भी मसला हो, लेकिन अगर उसका पोटाशियम लेवल ज़्यादा है तो हमने उसके हार्ट रिदम और हार्ट रेट चेक करने हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन के हमने कार्डिक मॉनिटर अटैच करके उसका हमने हार्ट रेट चेक करना है, क्योंकि पोटाशियम ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट एरिथमिया का शिकार होता है। तो देखो इसमें सिंपल पोटाशियम की नॉर्मल से वैल्यू थोड़ी बढ़ गई, अब इसका मसला क्या हो गया? ईसीजी वगैरह का मसला हो गया, इसलिए कार्डिक मॉनिटर आपने अटैच करना है। तो ये आपके पास सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं। इस वीडियो का आप लोगों के लिए जितना बेनिफिट है या ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल हुई, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का जब पेपर हो जाए उसके बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने हमारी हेल्प की, तो इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर अपनी राय दे दीजिएगा और मेरा चैनल अपने तमाम जूनियर और क्लास फेलो के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।